ईडी ने गिरफ्तार किया, आपको करीब 1 महीने ज्यादा आप जेल में रहे। देश में जिस भी प्रदेश में जब चुनाव आता है तो उससे साल या 6 महीने पहले जो है ईडी जो है अपने काम पे लग जाती है। आपके खिलाफ क्या केस लगाया और किन धाराओं के तहत आपको अंदर किया? 4 जनवरी को रेड हुई थी, मेरे भी घर भी हुई और ऑफिस पे भी हुई और भी कई जगह हुई थी। किसके इशारे पर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? सरकार का इशारा होता है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप पे अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करके और आपकी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर दे तो आप क्या करोगे? आप यही कहोगे कि जनाब बताओ सेवा क्या है। हाँ। ये भी कौन सी पार्टी में जाना पूछा था है? क्या? आपने पूछा था सेवा बताइए। तो आप जितने दिन सलाखों के पीछे रहे, क्या बीत रही थी आपके ऊपर उस समय? देखिए जेल तो जेल है, मैं तो ये कहूंगा कि भगवान दुश्मन को भी जेल में ना भेजे। इनेलो में थे, फिर कांग्रेस में है, दोनों पार्टियों में क्या अंतर है सर? 80 सीटों लेके कांग्रेस जो है 80 सरकार बना। हाँ, तो बीजेपी वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? 75 पार उन्होंने कहा, आप 80 पार कह रहे हैं और आ जाएं फिर 40 से मैं पार नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा की सियासत में एक नाम ऐसा है जो चर्चा में बना हुआ है पिछले 1 महीने से। मैं बात कर रहा हूं सुरेंद्र पंवार की। सुरेंद्र पंवार कांग्रेस के सोनीपत से विधायक हैं और इन्हें चुनाव से ठीक पहले ईडी ने गिरफ्तार किया और जब चुनाव पीक पर पहुंचा तो इनको हाईकोर्ट से राहत ऐसी मिली कि ईडी की बहुत किरकिरी हुई और फिलहाल ये कांग्रेस के पोस्टर बॉय बनकर निकले हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुरेंद्र पंवार जी। पंवार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। सबसे पहले मैं इस केस के बारे में जानना चाहूंगा, ये क्या मामला था? आपको ईडी ने गिरफ्तार किया, आपको जेल में रहना पड़ा, करीब 1 महीने ज्यादा आप जेल में रहे और आप हाईकोर्ट से जीत करके आए हैं। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, आप देख रहे होंगे कि जहां जहां देश में जिस भी प्रदेश में जब चुनाव आता है तो उससे साल या 6 महीने पहले जो है ईडी जो है अपने काम पे लग जाती है और जो विपक्ष के चाहे सांसद हैं चाहे विधायक हैं, मतलब विपक्षी लोगों के खिलाफ जो है वो उन लोगों के घर रेड करते हैं और चाहे मुकदमा किसी तरीके से भी बनाना हो, उनको मुकदमा बनाकर जेल में डालने का काम जो हो रहा है और आज वो पूरा देश देख भी रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो हर केस पे टिप्पणी की है, लेकिन जी, क्योंकि ईडी का इस्तेमाल ही राजनीतिकरण हो चुका है इसका, तो इसमें जो प्रभावित हो रहे हैं वो तो सारे विपक्ष के नेता या विपक्ष के लोग ही हो रहे हैं। आपके खिलाफ क्या केस बनाया? मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगाया गया और हाईकोर्ट ने उसे क्वैश किया। थोड़ा विस्तार में बताएं, आपके खिलाफ क्या केस लगाया और किन धाराओं के तहत आपको अंदर किया और हाईकोर्ट से कैसे आपको आपके फेवर में फैसला आया? ये केस जो है 4 जनवरी को रेड हुई थी, मेरे भी घर भी हुई और ऑफिस पे भी हुई और भी कई जगह हुई थी जी। तो उस रेड में भी जो है उस समय इनको कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ मेरे से संबंधित कुछ नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे काफी दिन तक ये जांच के लिए बुलाते भी रहे, कई महीने तक, और फिर बीच में ये रुक गए और लोकसभा के चुनाव के बाद एकदम से फिर दोबारा बुलाना शुरू किया और एक केस खुद ही ईडी के जो वो है डिप्टी डायरेक्टर या जो असिस्टेंट डायरेक्टर द्वारा वो मेरे खिलाफ FIR करा कर वो मुकदमा दर्ज कराया गया। जबकि जिस मामले की ये बात करते हैं कि अवैध माइनिंग की, तो उस अवैध माइनिंग का जो मामला है वो यमुनानगर में अवैध माइनिंग का काम चलता है। जहाँ माइनिंग होती है वहाँ अवैध, क्योंकि कोई लोग अवैध खुदाई कर लेते हैं, कोई सरकारी जमीन खोद लेते हैं, कोई कुछ तरह का कुछ FIR दर्ज होती रहती है। तो मैं तो यमुनानगर 2000 मुझे लगता है कि 15-16 के बाद तो कभी यमुनानगर ही नहीं गया। और जिस कंपनी से ये जोड़ रहे हैं उस कंपनी से मुझे रिजाइन 2013 में रिजाइन दे दिया था। ये ठीक है कि उस कंपनी ने कोई काम लिया 2015 या 16 में और 2021 में उस पर जो है NGT ने कोई पेनल्टी लगाई 2 या 2.5 करोड़ रुपए की, और उन्होंने वो पेनल्टी का कुछ पार्ट भर के उसकी अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में की हुई है, जैसे उस केस का पता लगा। तो इन्होंने क्योंकि मुझे अंदर देना था तो उसी केस से संबंधित जोड़ते हुए ये अवैध हुआ और ये हुआ और ये इसका करता धरता मुझे बनाया गया और मेरी सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ अटैच कर दिया और मुझे जेल में डालते काम किया।
तो ईडी ने ये सारा केस ऐसे बनाया, आप कह रहे हैं जिस प्रकार से मैं कहूँ अगर आपके शब्दों में, तो फर्जी तरीके से आपको फंसाने की कोशिश की गई। बिल्कुल फर्जी तरीके तो से। ईडी को नहीं पता था कि ये मामला आगे जब आप चैलेंज करेंगे तो वहां से ये उनके मुंह की खानी पड़ेगी, जो हुआ भी? देखिए ये जो है, जितने भी केस अब हो रहे हैं ये सारे पॉलिटिकली ही, चाहे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। चाहे कोई कांग्रेस का है या किसी और पार्टी का भी, लेकिन बीजेपी वालों के नहीं हो रहे हैं। हम्म, बीजेपी को छोड़ के बाकी सबके हो रहे हैं, चाहे कोई किसी पार्टी से किसी प्रदेश में है। किसके इशारे पर हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार का इशारा होता है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोई एजेंसी अपनी मर्जी से इस तरीके से जो है कि झूठे लोगों, मतलब झूठे केस दर्ज करना जो है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण हो रहा है। राजनीतिकरण है आपको लगता है? तो कुछ आप इतने दिन रहे, कहीं कुछ बातचीत ऐसी हुई हो, आपको पता लगा हो कि यार आपको जानबूझ के फंसाया जा रहा है इस मामले में, ऐसा कुछ रहा जब आप जेल में थे? नहीं, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि जब जो काम मैंने किया ही नहीं तो उसकी वो धाराएं लगा कर मुझे अंदर दे दिया, तो मुझे तो पता ही है कि गलत हो रहा है। क्या आपके ऊपर कभी दबाव था कि आप आ जाइए भाजपा में, इस तरह की कभी कोशिश हुई, कभी आपको ऑफर देने का प्रयास देखिए, हुआ? दबाव देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब पिंजरे में डाल दो, उसका जो कुछ है वो सारा जो है अटैच कर दो, तो बंदा अपने आप ही हाथ जोड़ के चला जाता है कि जनाब बताओ। ये तरीका है ये आपको तरीका लगता है। है? मुझे क्या लगता है पूरे देश को लग रहा है, आपको नहीं लगा जो मैं बात बता रहा हूँ? आप पे अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करके और आपकी सारी प्रॉपर्टी अटैच कर दे तो आप क्या करोगे? आप यही कहोगे कि जनाब बताओ सेवा क्या है, कि भाई कौन सी पार्टी में जाना है। था क्या आपने पूछा था सेवा बताइए? भाई कौन सी पार्टी में जाना है। भाई कैसे मेरी जान छूट सकती है? हुई नहीं आपके सामने ही है, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे थे, सारे वापस ले लिए इन्होंने। जिसने भी बीजेपी ज्वाइन की उसी से वापस ले लिया। किसी भी जो भी व्यक्ति, चाहे विपक्ष के जितने भी थे, मुकदमे दर्ज हुए और जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की सबके मुकदमे वापस हो गए। तो आपने भी पूछा कि मुझे बताइए क्या करना है, मैं कैसे बच सकता हूँ? देखिए, या आप डटे थे कांग्रेस के साथ? देखिए, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के साथ ही रहूंगा जब तक राजनीति करूंगा। तो इस मुश्किल घड़ी जब आई, आपके साथ पार्टी खड़ी थी, आपके साथ सेंटर के लीडर खड़े थे, हाईकमान खड़ा था? बिल्कुल। जो अगर आप देखें तो मैं तो जेल में था और जेल में बैठे हुए अगर टिकट दिया है तो पार्टी खड़ी थी, पार्टी कोई दूर थोड़ी थी। पार्टी ने जो ये स्टैंड लिया तो ये बड़ा स्टैंड है, मैं समझता हूँ। अच्छा, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी पुत्रवधू ने पूरे चुनाव प्रचार की कमान संभाली जी। आपको लगता है कि जनता को आपकी कमी महसूस नहीं होने दी और उन्होंने आपकी जो गैर मौजूदगी थी उसको भरने का प्रयास किया? देखिए, कमी तो महसूस होती है। कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर चला जाए, जेल में चला जाए, तो उसकी कमी परिवार को भी और दोस्तों को भी और समाज को भी कमी महसूस होती है। और मैं तो विधायक था, यहाँ से चुना हुआ, लोगों ने चुन रखा है, 80,000 लोगों ने वोट दे रखी है, तो लोगों कमी तो लोगों को ये रही होगी कि क्योंकि लोगों को काम भी पड़ते हैं विधायक से, और विधायक खुद अगर जेल में बैठा है तो वो तो कमी रहती है। तो आप जितने दिन सलाखों के पीछे रहे, क्या बीत रही थी आपके ऊपर उस समय? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि इस तरीके से जो ये जेल में डाल रहे हैं, दुश्मन को भी के साथ भी ना हो ये काम। आपको अम्बाला में रखा गया? अम्बाला जेल में जब ले गए पहले दिन तो सीधा अम्बाला ले गए और उसके बाद आप वहीं थे? नहीं, पहले इन्होंने 14 दिन का रिमांड रख लिया जी। और जो वहां जो इनका रखने का है वो तो अगर कोई आगे देखे तो 4x6 का एक पिंजरा टाइप है, जिसमें 3x6 का एक गद्दा है, उस पे अपना वो बाकी तो लॉक करके उसमें रखते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि आज के दिन अगर किसी तोते को भी अगर पिंजरे में रखे तो बड़ा सा रखा होता है, वो कम से कम उसमें घूम तो ले, तो इतने से उसमें रखते हैं। बहुत छोटा, सिर्फ खड़े होने भर की जगह? बस। तो आप आलीशान घर में रहते हैं और वहां आपने जाके एक नहीं आलीशान घर क्या है, अगर कोई सड़क पे भी रहने वाला व्यक्ति भी हो, जो अपने सड़क पे भी रात बिताता हो, अगर उसको पिंजरे में बंद कर दोगे तो वो क्या करेगा? आप टूट नहीं गए थे अंदर से? देखिए, मैंने हिम्मत बनाए रखी, लेकिन फिर भी मानसिक तौर पे हर व्यक्ति टूटता है। आप पर क्या कुछ मानसिक परेशानी, या आपको लगा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ? और आप अब जब बाहर आ गए हैं, आप सबसे पहले वैष्णो देवी भी गए, माता रानी का आशीर्वाद लिया, अब आगे आपका क्या स्टेप है? क्या आप कोई एक्शन लेने वाले हैं? क्या आप ईडी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि जो लोग सत्ता में रहकर
सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उनको यहीं इसी धरती पे जो है कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए पावर का मिसयूज करके किसी को नाजायज तरीके से अगर कोई करता है तो उसको भगवान देखता है। और आपको लगा भगवान आपके साथ था मैं तो और बिल्कुल आप ये जेल से बाहर आए? बिल्कुल भगवान मेरे साथ था, और जो गलत कर रहे हैं उनके साथ भी भगवान ही करेगा। समय जो है दिनचर्या क्या थी? इसके बाद मैं पॉलिटिकल सवाल पर आऊंगा। आप सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपने जेल में 1 महीना बिताया कैसे? आप सुबह एक क्या महीना करते नहीं, थे और मैंने शाम को जेल कैसे में रहते थे? मेरे करीब करीब 68 दिन जो है, 2 महीने से ज्यादा। हाँ 68 दिन। तो आपने ये लंबा समय कैसे बिताया? आपकी दिनचर्या क्या थी? आप क्या करते थे? शाम को कैसे आप पूरा दिन निकाल पाते थे अपना? कैसे सोते थे? ये थोड़ा बताएं, फिर हम राजनीतिक सवाल पर चलेंगे। देखिए जेल तो जेल है, मैं तो ये कहूंगा कि भगवान दुश्मन को भी जेल में ना भेजे, यही कहूंगा। चलिए, अब आप फिर से पार्टी ने आप पर विश्वास जताया और आप दोबारा से उम्मीदवार हैं। कैसा माहौल देख रहे हैं 2019 और 2024 में? क्या अंतर देख रहे हैं? और तब जब आप जेल से बाहर आए हैं तो आज आपने अच्छा खासा रोड शो भी निकाला। देखिए 2024 में और 19 में फर्क ये है कि 2019 में बीजेपी का नारा था 75 पार, अब की बार 75 पार जी। और लोगों ने मतलब हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इनको सत्ता से पार करने का काम किया था जी। वो अलग बात थी कि जेजेपी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने 5 साल और राज किया। आज वो ये नहीं करेगा हम 75 पा रहे हैं। आज प्रदेश की जनता कह रही है कि इनको जो है हम बिल्कुल प्रदेश से पार करने का काम करेंगे। पहले कसर रही थी लेकिन अब ये कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि अब की बार फिर से वो तीसरी बार सरकार बनाएंगे? बीजेपी होगी लेकिन लोग इस बात में बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि इनको इस बार जो है हरियाणा से साफ कर देंगे। सोनीपत का क्या होगा सर? सोनीपत का आपने अगर आज का प्रोग्राम देखा हो जी। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे अपने जीवन में मैंने कभी इतनी लंबी यात्रा, इतने घंटे पैदल चलते हुए इतने लोगों को मैंने नहीं देखा कभी भी। आज करीब करीब 6 घंटे जो हैं लोग 5.5-6 घंटे करीब करीब 15 से 20 हजार लोग जो हैं पैदल चले हैं। शहर उमड़ आया आपके साथ? तो आपके साथ अगर आपने देखा है तो मैं ये कहूंगा, और नहीं देखा होगा तो थोड़ी बहुत देर में ये वीडियो हमारी तरफ से आएगा तो ये देखना कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना लंबा सफर पैदल चलना तो वो लोगों का मैं ये समझता हूं कि मेरे प्रति जो है उनका आशीर्वाद और प्यार है। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो पहले आप ही की टीम में थे, अब आपके साथ ऑपोजिशन में है, आप ऑपोजिट आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं निखिल मदान की बात कर रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं प्रतिद्वंदी के तौर पर, जिनके साथ मन साझा करते थे आज वही सामने विरोध में है? देखिए ये राजनीति है, इसमें तो मैं उस बारे में तो मैं कुछ सोचता ही नहीं कि मैंने उनके बारे में क्या सोचना है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो सोनीपत विधानसभा के लोग थे उन्होंने इसे जो मेयर बनाया था कैंडिडेट को, वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे बनाया था। वो ठीक है कि लोग पार्टियां बदलते हैं, अपने फायदे को देखते हुए पार्टियां बदल लेते हैं, लेकिन उसे कम से कम ये जरूर था कि जिन लोगों ने चुन के भेजा है या तो रिजाइन दे के जाना चाहिए था, क्योंकि पार्टी के सिंबल से लड़े हैं, वैसे लड़े होती कोई बात नहीं थी। तो आज सोनीपत के लोगों को एक तरह से ये महसूस हुआ कि हमें मतलब सोनीपत के लोग जिन्होंने उस सिंबल पे वोट डाल के उन्हें जिताया तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्यों छोड़ गए कांग्रेस निखिल? देखिए वो तो वो बताए, वो जाने कि अगर उसको मान लो कि ये था कि बीजेपी में अगर टिकट मिल रही है और टिकट की हाँ हुई है वो चले गए, वो कोई बात नहीं उस बात का। सवाल ये है कि सोनीपत के लोगों ने उसे सिंबल पे जिताया। आपसे बात नहीं हुई थी कि अब तो आपके तो जूनियर थे वो, आपसे बात हुई हो, आपने रोकने का प्रयास किया हो कि साथ रहिए साथ चलिए? देखिए जहां तक जूनियर सीनियर की बात है, एक बार आपको अगर याद हो तो आडवाणी जी से किसी ने पूछा कि जी वो किसी के बारे में वो बात कर रहे थे कि जो आपका जिला, बोला जी हाँ राजनीति में चेला कोई नहीं होता, सब गुरु होते हैं। अच्छा, तो मैं गुरु निकले? नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपने सवाल संदर्भ दिया, आपने कहा कि भाई आपने पूछा, तो मैं कहता हूँ कि पूछने की जरूरत नहीं होती है। ठीक। जब जो व्यक्ति अगर अपने फायदे को देखते हुए अगर जा रहा है तो हमें अब उसमें पूछना भी नहीं बनता। अच्छा, जब आप जेल में थे
और उसी दौरान टिकटों का वितरण होना था, पार्टी ने कैंडिडेट तय करना था। आपको विश्वास था कि आपको टिकट मिलेगा, या अपने परिवार में से किसी को उम्मीद बांधी हुई थी, आपको लगता था कि टिकट कटेगा, मिलेगा, आप असमंजस में रहे होंगे? देखिए, वो ये था कि जो पार्टी जो फैसला लेगी, पार्टी टिकट मुझे दे, परिवार में दे, या किसी को भी दे, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं, तो हम अगर किसी को भी देती तो भी हम कांग्रेस के नाते उसकी मदद करते। टिकट नहीं मिलता तब भी आपका परिवार सब साथ रहते, जी कांग्रेस के लिए जी वोट जी मांगते? जी जी। ठीक है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि लोगों के प्रति लॉयल या पार्टी के प्रति तो लॉयल्टी जरूर होनी चाहिए। आप लॉयल हैं? बिल्कुल लॉयल हूँ। मैं तो बता रहा हूँ ना कि लॉयल औरों को भी रहना चाहिए, कि एकदम ये नहीं कि जिन लोगों ने जिस सिंबल में जिताया और उन्हीं को छोड़ के चले जाएं, तो वो मैं समझता हूँ कि लॉयल्टी जरूर होनी चाहिए। आप पहले इनेलो में थे, फिर कांग्रेस में आए, दोनों पार्टियों में क्या अंतर है सर? देखिए, इनेलो में मैं इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ा, सोनीपत से 2014 में लड़ा जी। जब पार्टी का बिखराव हो गया 2019 तक का, आपने देखा होगा कि दो पार्टियां बन गई और वो बिल्कुल बिखराव हो गया जी। तो उस वक्त मैंने जो है कांग्रेस इनेलो को छोड़ा था, कांग्रेस ज्वाइन की थी। जहां तक आप बदलाव की बात करते हैं, तो कांग्रेस का इतिहास अगर आप देखें तो देश को आजाद कराने में कितने लाखों लोगों ने, कांग्रेसियों ने बलिदान दिया है, किस तरीके से मतलब यात्राएं सह कर वो जो है इस देश को इतना ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पार्टी के साथ मुझे गर्व महसूस होता है कि जिस पार्टी ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के और इस देश को आजाद कराया। आप सोनीपत के विधायक रहे, 5 साल का आपका कार्यकाल पूरा हुआ, आपने सोनीपत को क्या दिया? ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या, वो हल नहीं हुई। एक जो पुल है, रेलवे क्रॉस अगर हम लाइन करें तो वो डिमांड थी, और वो कहते हैं कि मार्केट में कि हुड्डा साहब की कार्यकाल की वजह से वो डबल नहीं हो पाया, और आज लोगों को वहां मार्केट में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने क्या करवाया और क्या नहीं हो पाया, और जो नहीं हो पाया उसे कब करेंगे पूरा, अगर अगला कार्यकाल मिलता है तो? देखिए, ये तो आप एक बात है, जरूर है कि जब राज होता है जिस पार्टी का, जब तक अगर, और उस पार्टी का राज में भी उसकी सोच होनी चाहिए काम करने का। बीजेपी का राज रहा, मैं तो चलो विपक्ष का विधायक था, तो जहां इनके विधायक थे, चाहे आप अगर यहाँ भी देखें सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में भी, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं गए थे, और मेरे ख्याल में 2 विधानसभा में भी इनके विधायक थे, तो वहां भी कोई काम नहीं करा है। वो एक सोच होती है पार्टी की कि काम कराना है, कि लोगों को वैसे ही जो है वोट के टाइम पे जो है झूठे वायदे करके वोट लेकर और अपना राज चलाना है। तो बीजेपी पार्टी ने यही किया, सरकार बनाई और पूरे हरियाणा में कोई काम नहीं किया, और हरियाणा को बहुत पीछे धकेल दिया। अब आपका विजन क्या है सोनीपत के लिए? देखिए, अब सरकार बनने जा रही है, और मैं सबसे पहले सोनीपत में मेट्रो और जो रैपिड ट्रेन का जो है, जो कि इन्होंने प्रदेश का जो हिस्से के पैसे थे अगर वो जमा करा देते, तो जो दिल्ली से पानीपत, और अब तो इन्होंने ये था कि विस्तार करके करनाल तक ले जानी थी, ये दोनों जरूरी है सोनीपत के लिए, क्योंकि करीब करीब 25 से 30 हजार जो यात्री हैं, बल्कि 40 हजार तक के यात्री जो हैं डेली जाते हैं ट्रेन से, और उन ट्रेनों में सवेरे कई घंटे लेट भी हो जाते हैं और बहुत परेशानी का सामना होता है जी। अगर रैपिड ट्रेन चल जाए, मेट्रो चल जाए, तो लोगों को बहुत सुविधा हो जाए। सबसे पहले तो वो काम करने का करूंगा। दूसरा, बाकी आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो करने जा रही है कि बुजुर्गों की पेंशन है वो डबल करने जा रही है, महिलाओं के लिए 2000 रुपए का मासिक भत्ता देने जा रही है, और जो गरीब व्यक्ति है जिन्हें पास मकान या प्लाट नहीं है, तो उनको 100 के लिए प्लाट देने का भी पार्टी काम करेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आपकी अगर सरकार आती है कांग्रेस की, तो आप लोग शंभू बॉर्डर खुलवा देंगे जो पंजाब की तरफ से बंद है, और ये सारे किसान आके यहाँ बैठ जाएंगे सिंघू बॉर्डर पर, और दिल्ली में जो 1.5 घंटे पहुंचते थे उसके लिए तो अब भूल जाइए कि दिल्ली आप पहुंच पाएंगे। तो आपको लगता है कि ये सोनीपत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, या आपके लिए नुकसान कर सकता है? तो मतलब बीजेपी का ये विजन है कि भाई हमने जो है बॉर्डर खोलना ही नहीं, अभी बंद रखे हैं, मतलब यही है ना कि अभी सब बॉर्डर खोल देंगे, लोग आगे बैठ जाएंगे। ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं कि लोगों को बैठना पड़े? लोगों की जो मांगे हैं उनको समझें और उन मांगों को पूरा करें। तो किसान को क्या जरूरत है बॉर्डर पे बैठने की? इन्होंने वो काले कानून लाए, उसकी वजह से बॉर्डर पे बैठे किसान।
जिसकी वजह से 750 किसानों ने शहादत दी, तो वो तो सारी गलतियां ही नहीं की है ना। कंगना रनावत तो कहती हैं कि सरकार को ये कानून दोबारा लाने चाहिए। बिल्कुल, वो जो है उनका बयान मैंने भी सुना था, और लेकिन उसका विरोध की तरह हो रहा है, आप देख रहे हैं। और क्योंकि आए दिन इनके पास और कोई काम नहीं है कि कोई ना कोई ऐसा इस तरह के बयान देते हैं कि लोग उसी पे ध्यान रहे, लोग इनके जो कार्यकाल में जो जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाने देते ये लोगों को। आपको कैसे लगा 10 साल का कार्यकाल बीजेपी ने देखा, आप दोनों बार विपक्ष में थे, आपने कैसा देखा है बीजेपी का कार्यकाल? आज हरियाणा जो है बहुत पीछे जा चुका है। आज अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। तो आज हालात जो है हरियाणा के बहुत खराब हो चुके हैं। अच्छा, आपको टिकट मिल चुकी थी, आप जेल में थे, तब आपको कैसा लगता था कि चुनाव कैसे निकलेगा, और जब आप बाहर आ गए तो उसमें क्या अंतर है? आपको लगता है कि अब तो कंफर्टेबल हैं आप, या आप अंदर रह के भी संतुष्ट थे? देखिए, जहां तक चुनाव की बात है, सोनीपत के लोगों का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा आशीर्वाद रहा है। मुझे लगता है कि वो सभी ने मतलब सुरेंद्र पवार बन के जो है चुनाव लड़ना शुरू किया हुआ था, और उन्हें ये बिल्कुल ये नहीं था कि सुरेंद्र पवार अगर अंदर है तो ये चुनाव कहीं लूज कर जाए। वो सोनीपत के लोग बिल्कुल सुरेंद्र पवार बन के लड़ाई लड़ रहे थे। कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो हम माने कि आप मंत्री बनेंगे? देखिए, सरकार आती है नहीं, मैं ये कहूंगा कि सरकार हर हालत में आई हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें अगर आप भी अगर डाउट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कमी है। 8 तारीख का इंतजार तो करना पड़ेगा सर। चलो वो कर लेते हैं, लेकिन 80 सीटों लेके कांग्रेस जो है सरकार बना। हाँ जी, बिल्कुल 80 सीटें लेके। कोटा साहब नंबर देने से बच रहे हैं, आप नंबर दे रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ कि लोगों का चारों तरफ जहां भी फोन करते हैं जिस विधानसभा में, एक तरफा जो है कांग्रेस की लहर है। और सोनीपत की 6 सीटों पर? सोनीपत की 6 की 6 सीटें, सभी सीटें जीटी रोड बेल्ट पर कहते हैं बीजेपी का कब्जा रहता है। देखिए, कोई कब्जा नहीं है। मैं वैसे तो आपको एक बार बता दूं, 2014 में भी जब कांग्रेस की बहुत कम सीटें रह गई थी, जब भी सोनीपत की 6 में से 5 सीटें जो हैं, सोनीपत जिले की जो है 5 सीटें कांग्रेस के पास थी। बीजेपी वाला हाल तो नहीं हो जाएगा? 75 पार उन्होंने कहा, आप 80 पार कह रहे हैं और आ जाएं फिर 40 से नीचे। मैं पार नहीं कर रहा, वो 75 पार कर रहे थे। अच्छा, आपका फिक्स आंकड़ा है? हाँ, मेरा फिक्स आंकड़ा है। आपने सर्वे करवा लिया? बिल्कुल बिल्कुल। क्या निकला सर्वे में? सर्वे में बिल्कुल 80 सीटें जो हैं हरियाणा की जो है कांग्रेस पार्टी की। 10 किसके लिए छोड़ी हैं? वो कहीं कहीं जो है, क्योंकि जहाँ ट्रायंगल मुकाबला है कई सीटों में, वहां लगभग ऐसा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। लाडवा का सर्वे क्या कहता है आपका? लाडवा का जो है, हमारे मेवा सिंह जी जो हैं विधायक, पूर्व विधायक जो वो विधायक बनेंगे। पहले भी लाडवा की जनता ने उन्हें विधायक बनाया, और इस बार भी बहुत ज्यादा वोटों से मतलब मुख्यमंत्री हार रहे हैं आप? हाँ, मुख्यमंत्री जी हार रहे हैं, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नोट कर सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आंकड़ा जरूर नोट करो और 8 तारीख को आप देख लेना। अच्छा, पूरा कॉन्फिडेंट है? जी जी। आपकी टीम ने सर्वे करवाया? बिल्कुल, उस टीम के जो लोग जानकार हैं, वहां के लोग जो हैं, क्योंकि लोगों ने एक तरफ मन बना रखा है कि इस बार जो है इनको। ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है कांग्रेस? ना, बिल्कुल नहीं है। जैसे बीजेपी थी 2019 में? ना, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने तो जो है कि पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया और अगले 5 साल में भी कुछ नहीं किया, तो उनको तो जनता ने पहले ही जब 5 साल काम नहीं किया तो जनता ने उनको तो हटाने का काम किया था। 40 पे तो रह गए थे, 90 में से 40, वो तो जेजेपी ने उनको समर्थन दे दिया। नहीं तो ऐसी स्थिति अगर कांग्रेस के साथ आए तो कांग्रेस का प्लान बी क्या है? ऐसी स्थिति नहीं आने वाली है। प्लान बी क्या है नहीं ना, जो स्थिति आनी है नहीं तो उसके बारे में प्लान बी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अचानक अगर ऐसा हुआ खुदा ना खास्ता? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आश्वस्त हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरेंद्र पवार जी हमारे साथ थे, आश्वस्त हैं कि सरकार आ रही है, न सिर्फ सरकार बल्कि 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी, ऐसा दावा है सुरेंद्र पवार जी का। और इन्होंने ईडी ने जो मामला इन पर लगाया था, जिसके तहत गिरफ्तारी इनकी की हुई थी, उस पर भी खुलकर अपनी टिप्पणी की है, और किस तरह से चुनाव हरियाणा में चल रहा है, और अब इन्हें लेकर के कांग्रेस आगे प्रचार में किस तरह से जाती है ये देखना है। और सोनीपत की जो जनता है वो इन पर विश्वास जताएगी, इन्हें पूरा एतबार है। लेकिन अब हरियाणा के नतीजे क्या कहते हैं, सोनीपत की जनता के मन में कौन है, इसके इंतजार हमें 8 तारीख को करना पड़ेगा। नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार सुरेंद्र पवार के दावों में कितना दम है।